बड़े पैमाने पे ऐसा एक बताया जा रहा है कि शरद पवार जी तो अभी बैक सीट लेंगे, और सुप्रिया सुले हो या बाकी नेता हो, वो अजीत पवार जी के साथ काम करेंगे। इसके आगे जो चुनाव होंगे वो एक दूसरे के खिलाफ तो नहीं लड़ेंगे, इतना तो दिख रहा है। दोनों जो भाई है उनको ये समझ आ गया है कि बीजेपी के मुकाबले में वो उनको टिकना मुंबई में मुश्किल हो रहा है। क्योंकि इस तरह की भी चर्चा शुरू होने लगी है कि अगर शरद पवार बैक सीट पर जाते हैं तो फिर एनडीए गठबंधन का भी हिस्सा एनसीपी बन सकता है। कि ये कुछ चीजें किसी को पता ही नहीं है अभी कि क्या हो रहा है। ये सब एकदम खुल के बीजेपी के विरोध में बोल रहे हैं पिछले 2-3 साल, 4 साल, 5 साल से। सुप्रिया सुले को पूछ नहीं पा रहे हैं, शायद वो एक्सेसिबल नहीं है उतना। अजित पवार भी पिछले 1-2 दिन से किसी का फोन वगैरह वगैरह उठा नहीं रहे। लेकिन ये अटकलें लगाई जा रही है कि शायद सुप्रिया सुले को दिल्ली में कोई अच्छी मिनिस्ट्री वगैरह मिलने के आसार है, या वो बीजेपी के गठबंधन में कभी शामिल नहीं हुए अपने करियर में। 28 तारीख को बारामती, जो शरद पवार का होम टाउन है, गौतम अदानी जी का एक बड़ा कार्यक्रम है। शरद पवार जी, सुप्रिया सुले और अजित पवार तीनों साथ में मंच पे बैठने वाले। आज का दिन निकल गया, कल के दिन में ये इवेंट है, उस पे नजर है। डे टू डे हम देख रहे हैं कि आज ये हो गया, कल क्या होगा। सब लोग ये बोल रहे हैं कि शायद शरद पवार जी का ये प्लान था कि मैं बैक सीट लेता हूं और आप लोग सब बीजेपी के साथ जाइए। है कि उनको उनकी बेटी सुप्रिया सुले और बाकी भी साथ में जो कार्यकर्ता नेता वगैरह है, उनके करियर की काफी चिंता रहती है। राजनीति से निकलने से पहले अपने बेटों को सेटल करना, यही टारगेट रहता है। लेकिन मेरा अंदाजा इसमें ये है कि वो अब सोच रहे हैं कि वो बैक सीट लेंगे, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, वो ये सोच रहे हैं कि सुप्रिया सुले जी का इसके बाद का करियर ठीक से चले, तो उस तरह से शायद आप होते हुए अगले कुछ हफ्तों में वगैरह देखेंगे। पूरा ही केओस चल रहा है अभी, किसी को पता नहीं कि कौन किसके साथ कौन से शहर में है और कौन से शहर में नहीं है। जैसे कि अजित पवार और बीजेपी पुणे शहर में एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। ये लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़के रिजल्ट्स आने के बाद में साथ में जाके बैठेंगे। उद्धव ठाकरे के दाएं बाएं तरफ बैठने वाले जो हमारे सोर्सेस है या सूत्र है, वो हमको बताते हैं कि इस तरह से बात चलती है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की। खास तौर पर बीएमसी के मद्देनजर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में काफी बदलाव नजर आ रहे हैं। खास तौर पर शरद पवार और उनके परिवार में क्या चल रहा है, क्या फिर से चाचा भतीजा एक हो सकते हैं पूरी तरह से, क्या पार्टी दोबारा से एक हो सकती है। ठाकरे बंधुओं के एकजुट होने के बाद ये सवाल अब बहुत तेजी से महाराष्ट्र में चल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार महाराष्ट्र से रोहित चंदावरकर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है द स्वतंत्र पर। रोहित सर, सबसे पहले तो यही समझना धन्यवाद। चाहूंगा रोहित सर, सबसे पहले यही समझना धन्यवाद चाहूंगा विक्रांत। कि शुक्रिया सर। सबसे पहले यही समझना चाहूंगा सर कि क्या चल रहा है महाराष्ट्र में। क्या ठाकरे बंधुओं के मिलाप के बाद क्या एक और परिवार में मिलाप नजर आ रहा है पूरी तरह से? विक्रांत जी, इस महीने के 12 तारीख को शरद पवार जी की सालगिरह थी, उनका बर्थडे था। 85 की उम्र में वो जा रहे हैं। तो 11 तारीख को मैंने अलग अलग रहे थे कि क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी में कुछ हो रहा है। तो उस दिन 11 तारीख को मैंने बोला था कि मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है एनसीपी में कि शायद शरद पवार जी इस सालगिरह के दिन या उसके 2-4 दिन बाद ऐसा कुछ करेंगे। अनाउंसमेंट शायद नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ एक्शन लेंगे जिससे उनके साथ काम करने वाले जो उनके डिप्यूटीज हैं, उनके नेता हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनको एक सिग्नल मिल जाएगा कि पवार जी अब थोड़ा बैक सीट लेना, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में टेकिंग अ बैक सीट, जी। उस तरह से थोड़ा सा अभी इस उम्र में राज्यसभा, उनकी राज्यसभा की जो टर्म है वो अप्रैल 2026 में, यानी कि 3-4 महीने बाद खत्म हो रही है। उसके बाद में वो शायद ऐसा बताएंगे अपने लोगों को कि मैं अभी रिटायरमेंट ले रहा हूं या अभी बैक सीट ले रहा हूं। तो आप सब लोगों को अजीत पवार जी के साथ जाना चाहिए। ऐसा कुछ राष्ट्रवादी में सुनाई दे रहा था 11 तारीख से या 10 तारीख से दिसंबर महीने की। अभी उस बात को अभी 12, 14, 15 दिन हो गए, और इस दौरान हमने ये देखा कि शायद उसी तरह से कुछ चीजें हो रही है। लेकिन
उसमें कॉन्क्रीट कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया जा रहा है या कुछ बताया नहीं जा रहा है कि एग्जैक्टली क्या होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह की राजनीतिक परिस्थितियां हैं। मुंबई में एक परिस्थिति है, पुणे में अलग से है, नागपुर में अलग है, मराठवाड़ा महाराष्ट्र का जो मध्य है उसमें अलग है, विदर्भ में अलग है। तो शायद अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ना, अलग तरीके की राजनीति अपनाना, इस तरह से कुछ शायद उनकी सोच हो रही है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। लेकिन बड़े पैमाने पे ऐसा एक बताया जा रहा है कि शरद पवार जी तो अभी बैकसीट लेंगे, और सुप्रिया सुळे हो या बाकी नेता हो, वो अजीत पवार जी के साथ काम करेंगे। इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम बोल सकते हैं इस तरह से है कि सुप्रिया सुळे और शरद पवार, इनका इनकी जो एनसीपी पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह है वो एक ट्रम्पेट पकड़ा हुआ आदमी, जी। तुतारी जिसको महाराष्ट्र में बोलते हैं। हाँ। तो और अजीत पवार जी की पार्टी का है घड़ी। तो अगर दोनों साथ लड़ते हैं तो उनके उम्मीदवार कौन से चिन्ह पर, कौन से चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे, इसको लेके पिछले 2-3 दिन से कुछ उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट हो रहा है, ऐसा सुनाई दे रहा है। लेकिन बड़े पैमाने पे ऐसा कह सकते हैं कि पवार परिवार अभी एक साथ आने की सोच में आगे बढ़ रहा है, और इसके आगे जो चुनाव होंगे वो एक दूसरे के खिलाफ तो नहीं लड़ेंगे, इतना तो दिख रहा है। इसमें कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि सुप्रिया सुले शायद दिल्ली में एक्टिव हो रहेंगी ज्यादा, पार्लियामेंट की राजनीति में, और अजीत पवार जी महाराष्ट्र में जैसे पहले से रहे हैं वैसे रहेंगे एक्टिव, और शरद पवार जी तो बैक सीट लेंगे। आखिरी इसमें पॉइंट ये है कि उस 11 तारीख को हुए सारे कार्यक्रमों में मैंने ये भी कहा था कि इसी तरह का एक पैरेलल, जिस बोल सकते हैं इसी तरह का पैरेलल ठाकरे परिवार में भी चल रहा है, और आप उसमें कुछ आने वाले दिनों में बड़ा कुछ देख सकते हैं। तो वो बात भी हो गई। ठाकरे परिवार दोनों जो भाई है उनको ये समझ आ गया है कि बीजेपी के मुकाबले में वो उनको टिकना मुंबई में मुश्किल हो रहा है, तो एक साथ में आना यही उनके लिए आगे चलने की एक राह रह सकती है। तो उन्होंने भी, आपने देखा होगा कि अनाउंस किया कि हम साथ में लड़ेंगे। उनका भी अभी सीट शेयरिंग जो होता है, कौन किस चुनाव क्षेत्र से लड़ेगा, इसका जो फॉर्मूला है वो अभी पूरी तरह से बना नहीं है। अगले कुछ दिनों में वो बोलते हैं कि बनेगा। लेकिन महाराष्ट्र के दो राजनीतिक परिवार, एक सबसे बड़ा महाराष्ट्र का राजनीतिक परिवार है पवार फैमिली, और दूसरा है ठाकरे फैमिली। वो दोनों ऐसा दिख रहा है कि अपने अपने पार्टीज, बीजेपी का जो एक बड़ा उनके सामने चैलेंज खड़ा है उसका मुकाबला करते वक्त वो उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है कि वो साथ में आ जाए और एक परिवार बनके आगे वाले चुनाव लड़े। विक्रांत जी। सर, लेकिन अजीत पवार दादा जो हैं वो एनडीए का हिस्सा हैं। तो जब परिवार एकजुट होगा तो क्या किस गठबंधन के साथ रहना है? सीनियर पवार साहब जो हैं वो कांग्रेस और यूपीए के साथ हैं, तो क्या एनडीए की तरफ, क्योंकि इस तरह की भी चर्चा शुरू होने लगी है कि अगर शरद पवार बैक सीट पर जाते हैं तो फिर एनडीए गठबंधन का भी हिस्सा एनसीपी बन सकता है। क्या इस तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं? हाँ, इस तरह की चर्चा शुरू हो गई है विक्रांत जी, लेकिन इसमें खुल के बात बतानी चाहिए। हम पत्रकार हैं, हमको हमारा काम ये है कि सच जो बात है वो रखना। वो किसी को अच्छी लगे बुरी लगे या जो भी है, हम किसी के पक्ष में नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है, कुछ नहीं है। तो एक बात मैं आपको खुल के बता सकता हूँ कि ये कुछ चीजें किसी को पता ही नहीं है अभी कि क्या हो रहा है। क्योंकि सुप्रिया सुळे देखिए या फिर बाकी कुछ नेता देखिए, जैसे कि लोकसभा सांसद अमोल कोल्हे जो मराठी के बड़े एक्टर भी है, वो भी शरद पवार जी के साथ रहे हैं। वो लोकसभा में फिर से चुन के आए पिछले 24 के चुनाव में, वो भी शरद पवार के साथ है। तो अमोल कोल्हे हो या सुप्रिया सुळे हो, शरद पवार जी की बेटी, ये सब एकदम खुल के बीजेपी के विरोध में बोल रहे हैं पिछले 2-3 साल, 4 साल, 5 साल से। और हर सभा में, हर चुनाव में वो बीजेपी के खिलाफ बोलते आए हैं, टीवी पे बोलते आए हैं, सब जगह बोलते आए हैं। तो अभी क्या करेंगे वो? मतलब मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा है। ये मेरे जैसे जो पत्रकार ये पूरा चित्र देख रहे हैं, जो जो भी सिचुएशन है उसको देख रहे हैं, उनको ये बात समझ नहीं आ रही है, और वो सुप्रिया सुळे को पूछ नहीं पा रहे हैं। शायद वो एक्सेसिबल नहीं है उतना। अजीत पवार भी पिछले 1-2 दिन से किसी का फोन वगैरह उठा नहीं रहे। तो उनको ये पूछना पड़ेगा, या पूछ जब मौका मिलेगा तो लोग पूछेंगे कि आप तो कल तक तो बीजेपी के इतने खिलाफ भाषण दे रहे हर मंच पे,
और अभी आप बोल रहे हैं कि आप अजित पवार के साथ में एक एक राष्ट्रवादी कांग्रेस, मतलब यूनाइटेड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, फिर से एक परिवार होके एक ही पार्टी अगर बने, तो आपको तो बीजेपी के साथ बैठना पड़ेगा, एनडीए का हिस्सा बनना पड़ेगा। और आपको, मतलब ये अटकलें लगाई जा रही है, रूमर्स है, किसी को अभी पता नहीं कि, लेकिन ये अटकलें लगाई जा रही है कि शायद सुप्रिया सुले को दिल्ली में कोई अच्छी मिनिस्ट्री वगैरह मिलने के आसार है या नहीं है, पता नहीं किसी को, लेकिन वो चर्चा तो चल रही है सब जगह सोशल मीडिया पे। तो अगर वैसा होता है तो वो क्या उसका जवाब होगा, मतलब वो किस तरह से उसको एक्सेप्ट करेंगी पता नहीं, क्योंकि शरद पवार जी अपनी राजनीति पिछले 50-55 साल की राजनीति जो है उसमें वो काफी बार अलग अलग चीजें कर चुके हैं। कभी कांग्रेस से बाहर निकले, फिर कांग्रेस में आ गए, फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई वगैरह वगैरह, लेकिन एक बात उन्होंने 55 साल से 55-57 साल की राजनीति में की है, वो ये है कि वो बीजेपी के साथ में खुल के अलायंस उन्होंने कभी नहीं किया। बीजेपी का इंडिया अलायंस है, उसमें शामिल होने की ऑफर मैं आपको बता सकता हूं कि उनको अरुण जेटली जी ने दी थी, और ये बात प्रमोद महाजन जी ने हमको बताई थी। तब हम युवा रिपोर्टर हुआ करते थे 2003-04 के जमाने में, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो अरुण जेटली ने पुणे आके शरद पवार जी से बात करके उनको ऑफर दी थी कि आपका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आपकी जो है पूरी हमारे एनडीए में लाइए, आपको दिल्ली में बहुत बड़ी बड़ी कोई मिनिस्ट्री मिलेगी वगैरह, लेकिन शरद पवार जी ने वो किया नहीं। तो एक बात उन्होंने की नहीं, बाकी बाकी उन्होंने बहुत पलटी मारी है, कभी सोनिया गांधी के खिलाफ बोलते थे, फिर वो यूपीए का हिस्सा बने, फिर कांग्रेस के खिलाफ कॉन्टेस्ट, खिलाफ नहीं बोल सकते, लेकिन कांग्रेस के इंटरेस्ट के खिलाफ उनके स्पर्धा में महाराष्ट्र में वो कांग्रेस के साथ रह के ही कांग्रेस की स्पर्धा में अपनी पार्टी बढ़ाते रहे वगैरह वगैरह, मतलब यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, ऐसा उन्होंने करियर में काफी किया है। लेकिन एक बात उनके बारे में सब बोलते हैं, और वो इतिहास है, वो सबके सामने रिकॉर्ड पे है, कि वो बीजेपी के गठबंधन में कभी शामिल नहीं हुए अपने करियर में। तो अभी ये है कि बीजेपी का इतना बड़ा महाराष्ट्र में, दिल्ली में इतना बड़ा फोर्स है, इतनी बड़ी सरकार है, इतनी इतनी संख्या है महाराष्ट्र विधानसभा में, और दिख रहा है कि ऑपोजिशन के लिए महाराष्ट्र में ज्यादा कुछ स्कोप नहीं है। ऐसे ऐसे हालत में अगर सुप्रिया सुले वगैरह अभी इस उम्र, शरद पवार जी की इस उम्र में अगर वो जाती हैं, तो क्या होगा, कैसे होगा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसको वो कैसे एक्सप्लेन करेंगी वगैरह, ये सब चीजें हैं। कल एक लास्ट पॉइंट बोलता हूँ, कल हाँ। इतवार के दिन 28 तारीख को बारामती, जो शरद पवार का होम टाउन है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ करती थी बहुत सालों से, अभी सुप्रिया सुले वहां से लोकसभा सदस्य है, वहां पे गौतम अदानी जी का एक बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें शरद पवार सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके एक बड़ी संस्था का बड़ा कार्यक्रम है, उसमें गौतम अदानी जी के साथ शरद पवार जी, सुप्रिया सुले और अजित पवार तीनों साथ में मंच पे बैठने वाले हैं। तो उसकी तरफ महाराष्ट्र की नजरें लगी हुई है, मुझे लगता है दिल्ली की भी नजर उस पर लगी होगी कि वहां पे क्या होता है, क्या बोला जाता है वगैरह वगैरह। इस तरह से डे टू डे हम लोग देख रहे हैं, कोई बोल नहीं सकता कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। आज का दिन निकल गया, कल के दिन में ये इवेंट है, उस पे नजर है, डे टू डे हम देख रहे हैं कि आज ये हो गया, कल क्या होगा। इस तरह की स्थिति महाराष्ट्र में है, विक्रांत जी। सर, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात बोली कि महाराष्ट्र में अभी, क्योंकि कोई आधिकारिक रूप से नहीं बोल रहा, लेकिन हमने देखा था कि किस तरीके से भोर एकदम सुबह सुबह सरकार बन गई थी वहां पर। और शरद पवार जी जो 24/7 पॉलिटिशियन है सर, उम्र के इस दौर में भी शरद पवार जी बहुत ही देश के बड़े नेताओं में से एक हैं। तो अगर शरद पवार रिटायरिंग रोल में भी जाते हैं, तब भी अगला कदम क्या होगा पार्टी का, उसमें ज्यादा भूमिका शरद पवार साहब की रहेगी। 2 साल पहले शरद पवार जी ने अनाउंस किया था मुंबई में यशवंतराव चव्हाण सेंटर, उनकी बड़ी संस्था है साउथ मुंबई में, बड़ा बड़ा ऑफिस है, 10-12 मंजिल की बिल्डिंग है उनकी, और उसमें बड़े हॉल्स वगैरह है। उसमें एक हॉल में उन्होंने एक बुक का प्रकाशन करते समय, एक पुस्तक का प्रकाशन करते समय ऐसा जाहिर कर दिया कि मैं अभी राजनीति से रिटायर हो रहा हूँ। तो उसके बाद में एकदम हलचल मच गई, और ये 3 साल पहले हुआ, एक्चुअली 3 साल, 22 या 23 में शायद, 23 में हो गया, 2 साल बोल सकते हैं, 2 साल पहले। तो
उन्होंने वो अनाउंसमेंट करने के बाद वहां पे काफी हड़कंप मच गया। आपने वो सब न्यूज देखी होगी क्योंकि बड़ी न्यूज बन गई तब। पत्रकार भी थे, सब कार्यकर्ता थे, तो सैकड़ों कार्यकर्ता वहां पे आ गए, उनके साथ में बैठ गए, उनको बोलने लगे कि आप ये नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। और बिल्कुल। वहां पे दिन भर वो उनको बैठना पड़ा, कार्यकर्ता निकल के जा ही नहीं रहे थे वगैरह वगैरह। और फिर वहां पे प्रफुल्ल पटेल ने भाषण किया कि साहब को अगर ये करना है तो आप सब लोग उनको क्यों क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं, उनकी उम्र हो गई है, ऐसा वैसा वगैरह। तो ये सब हो गया और उसके बाद में हमने देखा कि कुछ महीने बाद अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और बाकी सब लोग एकदम राष्ट्रवादी से निकल के सीधे बीजेपी के साथ जुड़ गए। तो सब लोग ये बोल रहे हैं कि शायद शरद पवार जी का ये प्लान था कि मैं बैक सीट लेता हूं और आप लोग सब बीजेपी के साथ जाइए, क्योंकि हमारी पार्टी को ज्यादा कुछ भविष्य नहीं दिख रहा है, इस तरह से शायद है, पता नहीं किसी को ये सच है नहीं है। उसके बाद में महाराष्ट्र में जो लोकसभा चुनाव हुए 24 में, उसने उसमें कांग्रेस और शरद पवार और उद्धव ठाकरे की जो गठबंधन है, उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। 30 से ज्यादा 48 सीटें, उसमें से 31 सीट वो जीते। और एक सबको झटका लगा, किसी को एक एक्सपेक्टेड नहीं था। और ये महाराष्ट्र में बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा उस लोकसभा चुनाव में। उसके बाद में जो 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव आए, उसमें बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा। सब जानते हैं, उनको 200 से ज्यादा गठबंधन की सीटें मिल गई, 288 के सभागृह में। और बीजेपी के खुद के 132 चुन के आ गए विधायक। तो ये स्थिति महाराष्ट्र में बार बार बदल रही है, हर साल बदल रही है, हर 6 महीने बदल रही है। मुझे लगता है कि शरद पवार जी को अब लग रहा है कि एक तो उनकी उम्र और उनका सब जो है उसमें पार्टी को चलाना, दिन भर कार्यकर्ताओं से मिलना, नेताओं के साथ मीटिंग्स करना वगैरह, ये सब कितना हो पाएगा। दूसरी बात है कि उनकी राज्यसभा की टर्म खत्म हो रही है, तो वो शायद सोच रहे हैं कि अभी फिर से 6 साल राज्यसभा में बैठना ये शायद उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। ऐसा शायद वो सोच रहे हैं, किसी को पता नहीं, लेकिन शायद वो सोच रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि उनको उनकी बेटी सुप्रिया सुळे और बाकी भी साथ में जो कार्यकर्ता नेता वगैरह है, उनके करियर की काफी चिंता रहती है। शरद पवार जी के या किसी भी राजनेता का आप देखिए भारत में, उनका यही रहता है कि जब वो 80 की उम्र में पहुंच जाते हैं, 75 80 किसी उम्र में पहुंच जाते हैं, तो उनका उनका बेटा बेटी अगर राजनीति में हो, तो राजनीति से निकलने से पहले अपने बेटों को सेटल करना, यही टारगेट रहता है। सब बोलते हैं खुल के, हमारे जैसे लोगों के साथ ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हुए तो खुल के सब नेता यही बोलते हैं कि अब मेरा तो हो गया, मुझे मुझे कोई अभी नहीं, मुझे गांव जाके खेती और ये सब फार्म हाउस में रहना है, शांति से पढ़ाई करनी है, भजन करना है, जो भी है। और लेकिन मेरे बेटे को सेटल करके ही मैं निकलूंगा, बेटी को सेटल करना है वगैरह वगैरह। तो ये शरद पवार जी ने कभी ऐसी बात नहीं कही हमसे या किसी से, लेकिन हम देख सकते हैं कि उनके मन में वही बात होगी। तो वो एक सोच रहे हैं कि किस तरह से, मैं शरद पवार जी से काफी बार मिल चुका हूँ और बहुत सारी चीजों पे बात कर चुका हूँ, लेकिन वो एकदम सोफिस्टिकेटेड जिसको बोलते हैं वैसे है। वो बहुत ही एक चाणाक्ष राजनेता है, और ऐसी बातें, पर्सनल प्राइवेट बातें या कोई परिवार की बातें वगैरह वो कभी करते नहीं है, कभी भी। वो एकदम गार्डेड रहते हैं और एकदम प्रोफेशनल तरीके से बात करते हैं। तो उन्होंने ये बात हमसे कभी नहीं कही, किसी से कही होगी ऐसा लगता नहीं है। लेकिन उनके सब जो जो डिसीजंस है उससे ये निकल के आ रहा है कि ये सब जो कर रहे हैं, शायद वो ये सोच रहे हैं, ये मेरी अटकल है, ये मेरा अंदाजा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा ही होगा 100%, आई मे बी रॉन्ग। जी। लेकिन मेरा अंदाजा इसमें ये है कि वो अब सोच रहे हैं कि वो बैकसीट लेंगे, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, वो ये सोच रहे हैं कि सुप्रिया सुळे जी का इसके बाद का करियर ठीक से चले, अगले चुनाव में भी वो लोकसभा में जा पाए, हो सके तो अजीत पवार की तरह वो किसी मिनिस्ट्री में रहे, मिनिस्टर बने वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है अभी वो जो सब कर रहे हैं उसके पीछे ये कारण हो सकता है, या इस तरह की सोच हो सकती है। ये मैं आपके प्रेक्षकों के लिए, दर्शकों के लिए एक मेरा आकलन दे रहा हूँ, ये पर्सनल आकलन है, ये गलत हो सकता है, लेकिन मेरे अनुभव के इस पे मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह से ये सोच है शायद। तो उस तरह से शायद आप होते हुए अगले कुछ हफ्तों में वगैरह देखेंगे। इसमें बड़ा फैक्टर ये है कि महाराष्ट्र में जो अभी 15 जनवरी को चुनाव होने वाले हैं, मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, 29 जगह पे ये चुनाव होने वाले हैं। उसमें शरद पवार जी की पार्टी क्या करती है, कैसे गठबंधन किसके साथ करती है वगैरह वगैरह, उस पे विक्रांत जी
हाँ, पूरा ही केओस चल रहा है अभी, किसी को पता नहीं कि कौन किसके साथ कौन से शहर में है और कौन से शहर में नहीं है। जैसे कि अजीत पवार और बीजेपी हाँ, पुणे शहर में एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। हाँ, अभी उसको एक मैत्रीपूर्ण लड़त ऐसा नाम देवेंद्र फडणवीस ने दिया है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने हम लोगों को बताया, मतलब मीडिया को बताया, सबको ही बताया कि कार्यकर्ता चाहते हैं कि बीजेपी पूरे 165 सीट जो पुणे है में है, वो पूरे के पूरे भाजपा के कार्यकर्ताओं को मिलने चाहिए। इसके लिए आप गठबंधन मत कीजिए। तो मुंबई में शायद अजीत पवार को कुछ सीट दे सकते हैं। मुंबई में 227 सीट है, उसमें से समझो 20 सीट अजीत पवार के साथ में लड़ेंगे। मुंबई से 200 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा दूसरा शहर पुणे है, वहां पे एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। फिर और कोई शहर है वहां पे साथ में लड़ेंगे, फिर और तो कोई दूसरा शहर है उधर खिलाफ लड़ेंगे। तो पूरा ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, पूरा एक केओस हो गया है। हो गया है। और ये लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़के रिजल्ट्स आने के बाद में साथ में जाके बैठेंगे, एक दूसरे को हाँ। गले लगेंगे। ये भी सब जानते हैं। पुणे में अगले 15 दिन पुणे में होने वाली सब सभाओं में एक दूसरे को गाली देंगे। हाँ। और जब चुनाव का रिजल्ट आ गया तो किसी को मेजोरिटी नहीं मिलेगी। ये सब पार्टी के लिए मैं बोल रहा हूँ, किसी एक पार्टी के लिए नहीं, सब गठबंधन में ऐसा ही हो रहा है। वो जब चुनाव का रिजल्ट आएगा उसके बाद में उनको लगेगा कि अपने को पूरी मेजोरिटी नहीं मिल रही, तो फिर एक दूसरे के गले मिलेंगे और बोलेंगे हम तो बचपन से ही एक दूसरे के दोस्त हैं। तो बिल्कुल। इस तरह से ये राजनीति के खेल महाराष्ट्र में देखे जा रहे हैं। अभी देखते हैं क्या होता है अगले 15-20 दिन में। विक्रांत जी। एक बस अंतिम सवाल रोहित जी, क्या ठाकरे बंधु जो एक साथ आए हैं, एकजुट हुए हैं, क्या इससे कुछ बदलती हुई तस्वीर दिखाई दे रही है बीएमसी के चुनाव के मद्देनजर? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये अच्छा सवाल है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ हाँ, क्योंकि जो सवाल अच्छे होते हैं उनका उत्तर, उनका हाँ, आंसर मुश्किल होता है, या किसी को पता नहीं होता है क्या आंसर है। तो वैसा हालत है। मैं अभी यहाँ बैठ के कोई प्रेडिक्शन नहीं देना चाहता हूँ, हाँ, क्योंकि कोई लोग ऐसा बोल रहे हैं जो अंदर के हैं, जानने वाले हैं वगैरह, कि दोनों भाई अभी इस तरह से एक इमोशनल अपील करते जाएंगे तो 40% के आसपास, 35 to 40% हम्म, मराठी बोलने वाले लोग मुंबई में जो है, मराठी लिखने बोलने वाले महाराष्ट्रियन लोग हैं, उनको बहुत ज्यादा अपील ये हो जाएगा, और ये सब उनके लिए सिंपथी वेव निकल जाएगी वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि अभी वो मराठी आदमी भी खुद को मराठी नहीं मानता है, इतना कुछ मराठी का नहीं है, एकदम कॉस्मोपॉलिटन शहर बन गया है, सब प्रोफेशनल लोग हैं, सबके दिमाग में पैसा कमाना हम्म। और बाकी सब मटेरियल 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 चीजें, गाड़ी खरीदना, टेक्नोलॉजी, ये वो, घूमना फिरना, खाना पीना, यही है। कोई ये नहीं सोच रहा है कि पैसा, कोई ये नहीं सोच रहा है कि भाषा, संस्कृति वगैरह वगैरह। तो इस वजह से ठाकरे जो भी अपील करेंगे, सभा में कुछ बोलेंगे, उसका ज्यादा असर नहीं होगा, ऐसा मानने वाले भी काफी लोग हैं। इसमें से कौन सी बात सच होगी ये अभी हम बता नहीं सकते। आखिरी सेंसस जो हुआ, जनगणना जो हुई भारत में, जी। वो 2011 में हुई। हाँ। उसके बाद में 14 साल जनगणना नहीं हुए। तो 11 के 2011 साल में मुंबई में मराठी बोलने वाले लोगों की संख्या 40% के आसपास थी। अभी शायद वो थोड़ी कम हो गई है। दूसरा एक फैक्टर है कि बीजेपी के खिलाफ उद्धव ठाकरे खड़े हैं, इसके इस वजह से उनको पिछले विधानसभा चुनाव में काफी पैमाने पे अल्पसंख्यक समाज यानी मुस्लिम समाज का समर्थन मिला। इस बात का बाद में बीजेपी ने फायदा उठा के उनको लेबल कर दिया कि हिंदुत्व छोड़ के चले गए हैं वगैरह वगैरह, और वो लोकसभा में शायद वो फैक्टर भी वर्क हो गया। लेकिन अभी उद्धव ठाकरे शायद मान के चल रहे हैं कि चूंकि वो बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं, और बीजेपी के खिलाफ दूसरा कोई स्ट्रांग इतना अभी बोल नहीं रहा जितना वो बोल रहे हैं, कांग्रेस भी उतने आक्रामक तरीके से नहीं बोल रही जितना उद्धव ठाकरे बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। हाँ। उसकी वजह से अल्पसंख्यक समाज उनके पीछे फिर से मुंबई में खड़ा हो सकता है। और अल्पसंख्यक समाज की संख्या मुंबई में 18% है। तो बिल्कुल। आप समझ सकते हैं कि 40% मराठी और 18% अल्पसंख्यक समाज, इस तरह से 58% जनसंख्या शायद उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ी वोट बैंक जिसको बोल सकते हैं उस तरह से है। इसका मतलब पूरे 58% उनको ही वोट देंगे ऐसा नहीं है, हाँ। ये आप भी जानते हैं।
बिल्कुल। लेकिन ये एक उनके लिए वोट बैंक है, ऐसा उद्धव ठाकरे के दाएं बाएं तरफ बैठने वाले जो हमारे सोर्सेस है या सूत्र है वो हमको बताते हैं कि इस तरह से बात चलती है कि ये 58% तो अपनी वोट बैंक है, मराठी और अल्पसंख्यक ये सब। और इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने थोड़ा बाकी भी अ, राज ठाकरे के को साथ लेने की वजह से जो भी एडवांटेज मिलेगा, वो मैं इस मतलब पॉइंट समझाता हूँ। वो ऐसा है कि राज ठाकरे की वजह से उनके वोट पिछले चुनाव में कट रहे थे। जो मराठी आदमी है वो दो तरफ जा रहा था, एक उद्धव की तरफ एक राज की तरफ, तो वोट कट रहा था, वो इस बार नहीं होगा ऐसा मान रहे हैं। तो उसकी वजह से उनको फायदा मिलेगा, ऐसा उनका कैलकुलेशन है। ये सच होता है कि नहीं होता है हमको अभी पता नहीं, वो देखना पड़ेगा। विक्रांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी, आप हमारे साथ जुड़े और चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद विक्रांत जी, थैंक यू।